अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वीना और आप देख रहे हैं बिला तकल्लुफ़। नाज़रीन, हमने देखा कि यूएस डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अब तक अपनी हेजेमनी क्रिएट करना चाहता है और यूएस का ये ख्याल है कि शायद वो यूनिपोलर सिस्टम में ग्लोबल पॉलिटिक्स में अब भी रह रहे हैं और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो बायपोलर सिस्टम की तरफ नहीं जा सकती। इसी वजह से बहुत सारे मामलात में स्ट्रेटिजिकली यूएस जो है तमाम तर मामलात को कंट्रोल करता रहा है। इवन यहाँ तक कि चीन की इकॉनमी को भी कंट्रोल करने की और चीन के तमाम तरह इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल करने की अब तक कोशिश करता रहा है। एक एग्जांपल क्लियरली बीआरआई की है, क्योंकि जब हमने ये देखा कि यूएस इंडियन ओशन के ऊपर मौजूद था, इसी तरीके से बीआरआई का पॉसिबल होना जो है अमेरिका को पसंद ना आया और बीआरआई के अगेंस्ट एक और मंसूबा अमेरिका ने तैयार कर लिया। हर मैदान में जो है अमेरिका किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहता और वो अपनी हेजेमनी को वीक नहीं होने देता। इसी तरह हमने ये देखा कि जब अमरीकी फ़ौजी इनखला की तरफ गए और अफगानिस्तान से वो निकले, अब वो अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं करना चाह रहे और यहाँ तक कि अब तक उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की है। साथ ही साथ हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि इस तमाम तर सिनेरियो के जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में है, पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटिजिक लोकेशन को देखते हुए पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर कितने ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक स्टेटमेंट के हवाले से अमरीकी सेनेट बिल पर पाकिस्तान में जो बहस छिड़ी और हमने ये भी देखा कि जो स्टॉक मार्केट है वो कितनी ज़्यादा इससे अफेक्ट हुई। इसके रियल फैक्ट्स क्या हैं, खुर्रम शहजाद साहब से जानने की कोशिश करेंगे। क्या जेन्युइनली स्टॉक्स के ऊपर जो असरात जो है वो मुरतब हो सकते हैं, मनफी असरात, और साथ ही साथ कुछ पावर सेक्टर के हवाले से भी, एनर्जी के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी। पहले जो आपने बिल की बात की है, ऑफ कोर्स एक सर्टन जो हिस्सा है हमारी जो है सोसाइटी का, खासकर इन्वेस्टमेंट सर्कल्स में, उन्होंने एक तो पुरानी न्यूज़ जो है वो रीसर्कुलेट की थी, जो कि आज से कोई 8 हफ्ते पहले की है, अगस्त की है। और ये जो बिल अब जो है वो पेश किया है वो बेसिकली रिपब्लिकन्स ने किया है। वो मेरे ख्याल में हम इसे बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा इसको सीरियस ले रहे हैं। सीरियस तो इन द सेंस के ये नॉर्मल चीज़ें हैं इस तरह की, पहले भी होता आया है। और कोई भी अपोजिशन जो होती है वो बेसिकली रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट ऑफ कोर्स काम, अगेंस्ट इन द सेंस के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑफ कोर्स काम करती है और अपने जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी होती है और जो डिसीजंस होते हैं उनको वो चैलेंज भी करती है। ठीक है, तो अब हुआ ये कि यूएस रिपब्लिकन्स ने बेसिकली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये किया कि फ़ौरन से, जो इतने अरसे से बात हो रही थी 20 साल से कि जी आप जो है अफगानिस्तान से निकल नहीं रहे हैं, आप जो है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वहाँ पे लगा रहे हैं और आपको कोई हासिल नहीं हो रहा। और ऑफ कोर्स यूएस के जो टैक्स पेयर्स हैं उनको अब आहिस्ता आहिस्ता रियलाइजेशन होना शुरू हो गई थी फॉर द लास्ट 6-7 ईयर्स कि जो ये पैसा है इराक़ में जा रहा है या अफगानिस्तान में जा रहा है, इसका कोई हासिल नहीं है और वहाँ पे डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उनके अपने हेल्थ केयर सिस्टम और दूसरे इस तरह की बेसिक जो प्रोविजनिंग है बेसिक सर्विसेज की, वो अफेक्ट होना शुरू हुई। तो रियलाइजेशन जब आना शुरू हुई तो अब बाइडेन गवर्नमेंट ने जो पहले वादे किए कि जी हम अफगानिस्तान से निकलेंगे, वो फ़ौरन निकल गए और ओवरनाइट एक तरह से जो है विड्रॉल हुए। तो उस वजह से ऑपोजिशन को एक मौका मिला कि जी आपने तालिबान को छोड़ दिया और आपने अफगानिस्तान को बिल्कुल बीच जो है वो राह में छोड़ के वहाँ पे ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो है वो पॉइंट्स को बड़ा उजागर किया। तो देखिए ऑपोजिशन का काम यह होता है कि सराहना कम और क्रिटिसिज्म ज़्यादा होता है, ये ऑपोजिशन काम होता है। इन अ वे ठीक भी होता है टू सर्टेन एक्सटेंट, बट ज़्यादातर जो है वो एग्जैजरेट भी हो सकता है, ज़्यादातर बायस्ड भी होता है। और यही रिपब्लिकन्स ने अभी एक बिल पास किया कि जी, बिल पास नहीं किया, इनफैक्ट प्रेजेंट किया कि, और इस पर किसी डेमोक्रेट्स का जो है वो सिग्नेचर नहीं है ऑब्वियसली। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं कि अपोजिशन पार्टी के साथ जो इन पावर होते हैं वो भी साथ में, अगर सही चीज़ होती है तो वो आते हैं साथ में। तो अब ये आप इसको इस तरह से लें कि जी किसी भी अपोजिशन ने कोई चीज़ क्रिटिसिज्म के साथ दी और उसमें एक कंट्री का नाम लिखा या 2 कंट्रीज का लिखा, लेकिन अगर यही बिल मेजॉरिटी से अप्रूव हो जाता है तो फिर, लेकिन कैटेगोरिकली क्या है पॉसिबल है, आपको लगता है ये रियलिटी है इसमें कि उन ममालिक के ऊपर सैंक्शंस लगाना जो कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि देखें, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इस पॉइंट पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो उसका कोई उसको हम लेके बैठ जाएं और कहें कि जी ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया है। बिल पेश करना या कोई एक चीज़ लेकर आना कि जी हमारा ये ख्याल है कि अफ़गानिस्तान में 20 साल से जो आप कर रहे थे उसमें पाकिस्तान का रोल क्या है, उसमें भी देखें, रिविज़िट करें, उनके साथ एड जो आप उनको देते हैं या उनके साथ कुछ ट्रेड करते हैं या उनको किसी तरह से भी हम जो है अकोमोडेट करते, सॉरी इकनॉमिकली, तो वो बेसिकली देखें। अब बात ये है
कि अगर कोई बिल आता भी है ऐसा तो उसमें कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑपोजिशन का काम है एक तो ये करना, दूसरा ये कि ऐसा कुछ होता भी है तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान, तो देखिए मुझे एक बात बताएं, जब हम अमेरिका के साथ चल भी रहे थे उस वक्त भी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ किया जाता था। मतलब ये पहला एलाय था यूएस जो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज एलाय होने के बावजूद करता था। और ऐसा भी हुआ कि हमारे यहाँ ड्रोन हमले भी हुए जी। ये आप सोच सकती हैं कि आपका कोई एलाय हो, आपका कोई पार्टनर हो, वो आपके घर में हमला करे और फिर आप उसके साथ चलते भी रहें। ये प्रॉब्लम्स जो है ना हमारे यहाँ बड़ी रही हैं। तो इसलिए अगर पाकिस्तान का नाम लिया जाता तो कोई नई चीज़ नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात ये कि उसका इम्पैक्ट जो है वो नज़र आया क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ एक साथ आई और सेंटिमेंट पहले से स्टॉक मार्केट का नेगेटिव था। इस वजह से इसने ओवरप्ले किया। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर खबर का असर नहीं है। ऑब्वियसली देखें हम, क्योंकि यूएस का हम बैक टू बैक देख रहे हैं, जो मूव है वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो रहा है। बिल्कुल, देखें एक तो बात यह है कि यूएस ने विड्रॉल यहाँ से किए हैं तो वो तो एक अच्छी चीज़ हुई है कि इस रीजन में थोड़ी सी जो है वो क्लैरिटी आई है कि अब जो है कोई भी वहाँ पे डोमिनेट करता है या उनके लोकल्स जो हैं अफगानिस्तान के वो हुकूमत में आए। उनके जो लोग चाहते हैं, जिन लोगों को लाना, वो लेकर आएँ। अगर तालिबान की हुकूमत बनती है और वो लोग चाहते हैं ये, तो वाई नॉट। ये तो पूरी दुनिया में हर एक कंट्री का हक है, सॉवरेन स्टेट का हक है कि उसके लोग जो चाहते हैं वही उन पर हुकूमत करें, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के रोल की जहाँ तक बात हो रही है तो पाकिस्तान ने तो कुर्बानियाँ ज़्यादा दी हैं। पाकिस्तान ने तो $150 बिलियन का नुकसान उठाया डायरेक्ट, और कोई 70-80 हज़ार जानें हमने अपनी दी हैं। मतलब इससे बड़ी कोई मेरा नहीं ख्याल की कुर्बानी हो सकती है रिसेंट टाइम में कि आप जो है वॉर एंड टेरर के नाम पे आके और एक एलाय के साथ बैठें और उसको इतना नुकसान पहुंचा के फिर चले जाएं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि हम शायद रियलाइज़ नहीं कर रहे कि ये एक तो इसको नॉर्मल लेना चाहिए। दूसरा, ये स्टॉक मार्केट पे वो करंट अकाउंट पर हमने डिस्कस किया, हमने फिर इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज डिस्कस किया था लास्ट कुछ प्रोग्राम्स में। तो वो सारा मिला के एक इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट पे नजर आया है। वो सिर्फ एक बिल का नहीं, बिल ने ये कह लें कि एक प्ले किया, एक ओवर एंड अबव जो है उसके कैटलिस्ट का एक गलत कैटलिस्ट का रोल कह सकते, बिल्कुल। तो उसकी वजह से इम्पैक्ट जो है बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बिल का आया और एकदम से जो है। दूसरा प्रॉब्लम ये कि IMF का एक इशू है अलवीना, कि IMF का अक्टूबर में हमारा जो है वो डिस्कशन शुरू हो रहा है IMF के साथ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये सबसे बड़ा रिव्यू हो सकता है और हमारा रिज्यूम हो रहा है प्रोग्राम दोबारा से, और बिलियन डॉलर इस पे हमें मिलेंगे, जिस पे हमारा सिर्फ $1 बिलियन मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इसकी वजह से वर्ल्ड बैंक, ADB और सब के साथ हमारा जो है ना दोबारा से जो हमारी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है, मैं आपको बताता हूँ हमारी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट जो एक्सटर्नल अकाउंट की है, यानी कि कुछ 8 से 10 बिलियन डॉलर का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो सकता है, और हमने जो कर्ज़ों की अदायगियाँ करनी है वो 10 से 12 बिलियन डॉलर्स हैं। तो टोटल रिक्वायरमेंट हमारी तकरीबन 20-22 बिलियन डॉलर्स की है। IMF का क्लाउड स्ट्रॉन्ग है बहुत। IMF एक बेंचमार्क की हैसियत जो है रखता है अब दुनिया में, और US आपको पता है उनके पीछे है, इन्फ्लुएंस है US का। US के साथ हमने बिगाड़ नहीं पैदा करना, US के साथ हमने एक बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी के साथ चलना है, स्मार्ट डिप्लोमेसी के साथ, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक, ट्रेड, फाइनेंशियल रिलेशन सबके साथ होने चाहिए। और US आज भी एक सुपर पावर है। चाइना के साथ हम ऑलरेडी कर रहे हैं, चाइना हमारा एक स्ट्रॉन्ग ब्रदर कंट्री है जो साथ खड़ा है। तो पॉइंट ये कि हमने सबके साथ अच्छे रिलेशंस रखने हैं और अपने फ़ायदे के लिए और रीजनल जो है वो हार्मनी के लिए और बेहतरी के लिए काम करना है। तो ये पॉइंट है। ठीक, खुर्रम साहब, इकोनॉमिकली एक अनरियलिस्टिक बिल है ये, लेकिन टेक्निकली फिर भी अगर हम देखें इकोनॉमिक एस्पेक्ट से कौन कौन सी सैंक्शंस की बात हो सकती है? नहीं, देखिए सैंक्शंस तो अभी कोई इस तरह की डिस्कशंस में नहीं है। सैंक्शंस मेरा नहीं ख्याल ये बहुत एक्सट्रीम, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चीन सबसे इस वक्त बड़ा जो रोल प्ले कर रहा है अफगान गवर्नमेंट की डेवलपमेंट में, वो चीन है, और चीन से तो खुद ही कर्जा लिया हुआ है अमेरिका ने। वही मैं ये कह रहा हूँ कि देखें ये सैंक्शंस का एक एक्सट्रीम व्यू है। देखिए वहाँ पे ना डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है अमेरिका में, और ख़ासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ में हर जगह पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी आप जो है वो लिख सकते हैं, कुछ भी आप जो है डिमांड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है वैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि ओवर द पीरियड वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो वहाँ पे अगर कोई ये कहता है कि इस कंट्री पर सैंक्शन लगा दो, तो ऐसा नहीं कि सैंक्शन लग जाएंगे। सर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। और बहुत ज़्यादा स्टूडियो जो है बहुत ज़्यादा ठंडा है और मेरे लिए काफ़ी मुश्किल भी हो रही है इकॉनमी के ऊपर बात करना आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल खुर्रम शहजाद साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि जो अमरीकी मुतनाज़ बिल है उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। टेक्निकली तो खुर्रम साहब ने बताया कि इसकी कोई ऐसे असरात नहीं हो सकते और ऑन एंड ऑफ जो है ओकेजनली मार्केट जो है ट्रेंड करती भी रहती है और नीचे भी आती है। अब प्रोग्राम में स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से पर्टिकुलरली बात करेंगे। खुर्रम साहब, क्या लगता है आपको ये जो एक अजीब सी कन्फ्यूजन आई और ये भी कहा गया कि स्टॉक मार्केट में जो है वो बेहतर तरीके से नहीं परफॉर्म करी थी जब जैसे ये स्टेटमेंट आया, या फिर ये जो सिनेरियो था ये डैमेजिंग हमारे लिए रहा, कि इस इन फैक्ट्स में कितनी सदाकत है? ये बिल्कुल देखें, वो जैसे मैंने पहले कहा कि एक न्यूज़ पहले इसका एक इंडिकेशन पहले आई थी, आज से 8 हफ्ते पहले इस तरह की बात शुरू हुई थी कि रिपब्लिकन्स ने ये चीज़ इनिशिएट की है, फिर वो बिल अब जो है पेश कर दिया। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें होती आएंगी और होंगी आगे। इसको हमने हैंडल कैसे करना है, इसको पास होने से पहले या इस तरह की कोई चीज़ करने से पहले या हमारे ऊपर इम्पैक्ट आने से पहले आपने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक अच्छी डिप्लोमेसी के साथ चलना है। ये है पॉइंट सर लेकिन जिस तरह आप ये डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक मेरा ये कंसर्न है कि यूएस की डिप्लोमेसी तो इटसेल्फ क्लियर ही नहीं दिखाई दे रही। क्या आपको नहीं लगता कि हर लास्ट वीक की अगर मैं बात करूँ, वो एक तरफ कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर इवन हक्कानी नेटवर्क को भी जो है लेन देन की इजाज़त दें। यूएस फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया, फिर अगले ही हफ्ते हम देख रहे हैं वो कह रहे हैं हम तो बिल में तो ये गुफ्तगू हो रही है, सैंक्शंस लगवा देंगे, और एक अनरियलिस्टिक गुफ्तगू सामने आ रही है। देखिए, दो अलग अलग है ना, एक डेमोक्रेट्स कर रहे हैं और एक रिपब्लिकन्स कर रहे हैं। बिल की जो बात है वो अपोजिशन कर रही है, और ये वाली जो डिप्लोमेसी की बात हो रही है वो डेमोक्रेट्स कर रहे हैं, क्योंकि वो वहां से निकले हैं। But the point is, if opposition convince the government for whatever they are saying, और उनको एक मेजॉरिटी मिल जाती है। इस तरह होता नहीं है अभी तक। देखें किस ऑपोजिशन ने, लेकिन रियलिस्टिक तो नहीं है ना, क्योंकि मैं कहता हूँ कर दें, मैं कह रहा हूँ कर दें, अगर कर भी दें, ये ऐसा होता नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। अगर कर भी दें, हमारा रोल क्या है, मैं तो ये बात कर रहा हूँ। हम ये रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है बाइडेन गवर्नमेंट क्या करेगी, हम रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शंस के, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें कोई भी गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री में, उसके साथ डिप्लोमेसी अपनी बिल्कुल स्मार्ट और सही तरीके से चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें लेकिन उनकी डिप्लोमेसी भी तो क्लियर होनी चाहिए ना, उनकी डिप्लोमेसी भी तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके। तो हमें अपनी डिप्लोमेसी क्लियर करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या ऐवान में इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए? मैं उसी पे आ रहा हूँ, उस पर हमें क्या करना चाहिए। उस पर देखें, होता ये है कि अभी हम IMF प्रोग्राम में जो है दोबारा जाने की बात कर रहे हैं। IMF के पीछे यूएस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाउड है, ये हम सब पता है हमें। तो एक तरफ अगर हम बहुत ज़्यादा हेड ऑन लेंगे यूएस को किसी भी जो है तनाजुर में, हेड ऑन लेने से मतलब ये कि हम उनको कहीं ना कहीं पिंच अगर करते रहें या कहीं उनको फ्रस्ट्रेट करते रहें, कहीं ना कहीं उनको हम अपने एक कहते हैं ना कि जी उनको हम बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा हम उनको क्रिटिसाइज़ करते रहें हर चीज़ पे अफगानिस्तान के मसले में, तो ये ठीक नहीं होगा, डिप्लोमेटिकली ठीक नहीं होगा, मेरी बात समझें। ऑन दी अदर हैंड हम जा रहे हैं फिर IMF के पास, IMF हमें जो है अगर डिले करता है, हम पे सैंक्शंस लगाता है। एक्चुअली वी हैड बीन अनसेंसिबल और इररिस्पांसिबल इन ओवरऑल पीस प्रोसेस। देखें पॉइंट ये है, नहीं आपने देखा है ना कि हमारी स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह की रही हैं कि अफगानिस्तान से वो निकले हैं, हमने उनको मना किया था तालिबान के साथ आप नहीं जीत सकते और आप नहीं आपसे निकल सकते, जीत के नहीं जा सकते, आप ख़त्म कर दें। देखिए वो जो चीज़ें थी ना वो बिल्कुल सही थी, हम सही बात कर रहे थे कि देखें अफगानिस्तान में आपको पीस के साथ चलना होगा, डायलॉग के साथ चलेंगे तो ये बात बिल्कुल ठीक है। पर डिप्लोमेटिकली बोलना क्या होता है कि आप क्रिटिसाइज ओपनली नहीं करते, आप ये नहीं कहते कि जी आप देखा हमने आपसे कहा था, आपने वही किया, आप हार गए ना, अब आप हारेंगे, अब आपने सही किया, अब यूं ये लोग बहुत ज़बरदस्त जो है वो अब आपको बताएंगे और आप नहीं कर सकते थे। आप अगर किसी को डिफीट मिली है ना उसको, आप उसको मजीद उसको डिफीट रियलाइज करवाते रहेंगे ना बार बार, वो रिवेंजफुल हो जाता है। ये नेचुरल एक साइकी की मैं बात कर रहा हूँ। आप उसको कहें कि जी आप डिफीटेड है ना, दैट्स इट, अब हम आगे चलते हैं, आपके साथ हम अपना रिलेशंस तो नहीं खत्म कर सकते ना। दूसरा ये कि यूएस स्टिल द सुपर पावर, उसमें बहुत सारे अभी उनके क्लाउड्स हैं जो सर आपने एक यूएस का एक और स्टेटमेंट सुना होगा, वो कह रहे हैं कि जिससे बड़ी एक बात वाज़े हो रही है कि वो अपनी हेजेमनी को ख़राब नहीं होने के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें तो उसी दिन शक था और हमें तो ये मालूम था कि पाकिस्तान जब एटॉमिक पावर बना ये गलत हाथों में जो एटॉमिक पावर गई। इस किस्म के जो बयानात है अमेरिका की तरफ से, जो हारता है
जो हारता है या जिसको डिफीट मिलती है वो फ्रस्ट्रेशन में ये बोलता है। अच्छा, आपका काम क्या है? आप ये बोलते रहें, आप भी उससे लड़ना शुरू कर दें। आप कहेंगे जी नहीं हम ऐसे नहीं। दुनिया जानती है ना आपका रोल क्या था, दुनिया जानती है आपने कुर्बानियां दी हैं, दुनिया जानती है आपने हिस्ट्री की सबसे बड़ी जो लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो माइग्रेशन थी, कॉन्फिडेंस क्यों लूज दुनिया कर की रहे हैं सबसे फिर? बड़ी जो माइग्रेशन थी वो आपने होस्ट की है। जी बिल्कुल, इससे बड़ी कोई बात है? ये फैक्ट्स है ना। एग्जैक्टली। अमेरिका अगर हार कर या उसको वहाँ डिफीट मिली उसके बाद अगर वो ये बात करता है तो कहने दें यार, कोई मसला नहीं है। आप अपने पॉजिटिव्स बताएं, और सर अपने ये बताएं रिलेशंस को कि बेटर करें। स्टॉक मार्केट में क्या वाकई आपको लगता है जेन्युइनली कोई जो है बुरा परफॉर्म कर रही थी, और इसकी वजह जो है क्या जो इन्वेस्टर्स हैं वो डरे हुए हैं, या क्या वजह हो सकती है? देखिए अब मैं वही कहूँगा कि अमेरिकन जो है जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रांग है, पूरी दुनिया में उसका एक इम्पैक्ट है। और जो है उसकी वजह से ना दुनिया के बड़े बड़े फंड्स जो हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो फॉलो करते हैं अमेरिकन स्ट्रैटेजी को, कि अमेरिकन जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो उनको वो रोकता भी है। रोकता इन द सेंस है कि वो किसी कंट्री में अगर नहीं उनके साथ वो चलता तो वो अपने पूरे सिस्टम को खींच लेता है, अपने पूरे सिस्टम को वहाँ पे जो है वो नहीं जाने देता। उनके बड़े बड़े फंड्स हैं पूरी दुनिया में, तो वो इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं। वो कहते हैं यार इनकी अगर पॉलिटिकली जो है वो इनकी हार्मोनाइजेशन नहीं है तो हम वहाँ पैसा नहीं लगा सकते, यानी टेक्निकली ये इंटरकनेक्टेड है ये मामला। बिल्कुल होता है, ये हर कोई करता है। चाइना भी करता है, चाइना अपने इन्वेस्टर्स को लेके जाता है। चाइना की ज़बरदस्त चीज़ ये है कि वो अपने कॉर्पोरेट्स को पूरी दुनिया में लेके जाता है और कॉर्पोरेट्स के थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट करता है। हमें भी ये करना चाहिए। हमारे साथ चाइना जो है वो हैंड इन हैंड है, तो हमें यही स्ट्रैटेजी लेके चलनी है। अपने कॉर्पोरेट्स को, अपने प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना चाहिए। उनके साथ हमें गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है वो इन्वेस्टमेंट रेस करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहिए। तो ये अमेरिका करता है। पाकिस्तान मार्केट में भी अमेरिकन फंड्स भी थे इन्वेस्टेड, अभी भी हैं, पहले भी थे। यहाँ पे हमारे मल्टीनेशनल्स हैं अमेरिकन, कितनी यहाँ पे कंपनीज हैं जिनके अच्छे खासे स्टेक्स हैं पाकिस्तान में। तो हमें ना ओवरऑल सोचना है। हम सिर्फ ये कहते रहेंगे ना कि जी आपकी डिफीट हो गई और आपका ये हो गया और अब हम जो है इनके साथ हैं और सब कुछ है। आप बिल्कुल हो, आपका तो रीजन ही यही है, आपको सबके साथ अच्छा जो है बना के चलना है, चाहे मिडल ईस्ट हो, आपका वेस्ट हो, ईस्ट हो, हर किसी के साथ। सिर्फ अलमीना पॉइंट ये है कि स्मार्ट डिप्लोमेसी में क्या होता है ये कि एक आपका अगर कोई इतना अच्छा दोस्त नहीं है और एक बेहतरीन दोस्त है, तो इन दोनों को आपने साथ लेके चलना है। इसके साथ भी आपके इंटरेस्ट हैं, इसके साथ भी हैं, ये है ना। तो आपने इसको और बेहतर करना है क्योंकि इसके साथ आपके इंटरेस्ट कम है, इतना ज़्यादा आपके साथ उसके अच्छे रिलेशन नहीं है। लेकिन एक और स्टेटमेंट जो कि बहुत तकलीफदेह स्टेटमेंट है यूएस की तरफ से, ये भी आया उनके थिंक टैंक की तरफ से कि जब पाकिस्तान में कुछ होता है तो इससे इंडिया भी अफेक्ट होता है। और ये बहुत ही अनरियलिस्टिक बात उन्होंने कर दी है कि इनफैक्ट इंडिया या रॉ एनडीएस की अगर हम बात करें तो उन्होंने तो अफगान सॉइल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। दूसरी जाने वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक तरफ वो कहते हैं कि तखरीबकारी बढ़ेगी, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है तमाम तर मामला का। क्लैरिटी नहीं है ना अमेरिका के बयानात में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो कहते हैं ना व्हेन यू हैव द विनिंग कार्ड्स यू शुड प्ले फेयर। आप यहाँ डिफीट अगर हुई है, अगर डिफीट मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से अमेरिका अगर निकल गया है और उसको फील हो गया कि नहीं जी अब मैं यहाँ नहीं रह सकते और अब हमारा जो है ना पैसा बहुत खर्च हो गया, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, डिफीट ही है ना एक तरह से। जी बिल्कुल क्लियर डिफीट है, चले गए ना। इंडिया का जो वहाँ पे इतना इन्फ्लुएंस था वो भी ओवरनाइट किल हो गया ना, जो उसके सारे अजाइम थे। तो अब हमारे पास ये विनिंग कार्ड है, ये बताइए, लेट मी, ये विनिंग कार्ड है हमारे पास जिसको हमने बड़ा सेंसिटिव, बड़ा ख्याल से खेलना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डिफीट होने वाले को बार बार कहेंगे आप डिफीट हो गए, ये हो गया। आगे आपका पॉइंट करेक्ट है, लेकिन यही भी इन्वेस्टर्स को भी जरा बता दें कि वो कैसे जो है मुल्क के ऊपर, अपने मुल्क पर या अपनी गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा करें और कैसे बिल्कुल करें। देखें मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये अच्छा हो गया कि इस पूरे रीजन में जो बहुत ज़्यादा जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला था वो, अब देखें अमेरिका अब किस चीज़ पे जो है वो ज़्यादा जोर दे रहा है कि जी लॉ एंड ऑर्डर अब ख़राब हो जाएगी, हम क्योंकि नहीं है। एक्चुअली ये इट हैज़ बीन द अदर वे अराउंड कि आप जो है अमेरिका यहाँ बैठा रहा था और यहाँ पे और बहुत सारे इश्यूज़ हुए हैं। चाइना भी यहाँ है, इंडिया भी यहाँ है, मिडल ईस्ट भी यहाँ है, अमेरिका एक बाहर से आके बैठा हुआ था यहाँ पे, अब वो चला गया। अब हमारा काम ये है कि इस पूरे रीजन को अपना एक अच्छा रोल प्ले करना और सबके साथ अच्छे रिलेशंस रखना। और मैं ये इनकरेज करता हूँ इकोनॉमिक, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी, ये आप रिलेशन सबके साथ रखें और एड की जगह ट्रेड की बात करें। लेकिन अमेरिका दूर बैठ के भी उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। आप IMF प्रोग्राम में ये मत भूलें, IMF के पीछे अमेरिका का क्लाउड है। तो देखिए हमें बैलेंस ये रखना है कि हमारा IMF प्रोग्राम भी हमारा चले, हमारी शॉर्ट टर्म जो इकोनॉमिक नीड्स हैं वो भी पूरी हो। इन्वेस्टर IMF को देख के बड़ा इन्फ्लुएंस होता है कि जी IMF इनके साथ आ गया है, अमेरिका के साथ इनकी बैकिंग है, अभी भी बैकिंग इन द सेंस कि अमेरिका इनके पास कोई इनसे रिलेशंस खराब नहीं हुए। तो उससे फायदा ये होता है कि इन्वेस्टर का जो है वो
ठीक है सर, एक परसेप्शन ब्रेक बेहतर लेंगे रहता है। और अगले मौजू की जाने बढ़ेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में ख़िते के हवाले से बात कर रहे थे कि ख़िते में पीस जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर कितना असरअंदाज हो सकता है और इसमें ओवरऑल जो डिप्लोमेसी है उसकी पाकिस्तान की कितनी क्लियर होनी चाहिए, कैसे क्लियर होनी चाहिए, इसके ऊपर भी ज़रा हमने गुफ्तगू की। अब प्रोग्राम में ज़रा नेप्रा के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। थर्सडे को एक जो डेवलपमेंट आई है इस पर सर ये जो बताया जा रहा है नेप्रा के हवाले से, दे पर्टिकुलरली सेड दैट द कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी वाज एडवर्सली अफेक्टेड इन 2020 to 2021 by underutilization of the most efficient power plants run by regasified liquefied natural gas RLNG का जो प्रॉब्लम मसला है और ये पावर प्लांट्स का प्रॉब्लम, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है। देखें, प्रॉब्लम ये है कि हमारे एनर्जी के इश्यूज तो अभी भी बहुत हैं और हमारे यहाँ इसके बावजूद कि अच्छी खासी जनरेशन कैपेसिटी है, हम बिजली बना सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने में या मार्केट तक लाने में या कंज्यूमर तक लाने में वो जो बीच का हिस्सा है पूरा उसको हमने इम्प्रूव नहीं किया। यह हकीकत बात है। ऑफ कोर्स ये अभी का इशू नहीं है, ये काफ़ी अरसे से इशू चलता है और ये बढ़ गया अब इशू। और उसकी वजह से एक ये भी हुआ है कि बिजली महंगी बनी है और सस्ती बिकी है। जो भी बिकी है उसका जो फ़र्क आया है वो हमने सब्सिडाइज़ किया, गवर्नमेंट ने उसको जो है वो सब्सिडाइज़ किया और कंपनीज जो इसमें पूरी चेन में हैं उनकी जो रिसीवेबल्स हैं और पेबल्स हैं वो बढ़ते गए। तो अदायगियाँ होनी टाइम पे ना, अदायगियाँ जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बेसिकली ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं तो उसका असर जो है अदायगियों पर भी बहुत पड़ता है कि अगर बहुत महंगी ऑयल प्राइस हो जाती है तो अदायगी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है या फिर बहुत बढ़ जाती है। तो उसको कहते हैं हम सर्कुलर डेट। उसमें चोरियाँ भी शामिल हैं, उसमें जो है गवर्नेंस के इश्यूज़ भी बहुत हैं। तो देखें, इसकी वजह से ओवरऑल जो सर्कुलर डेट है वो 2.5 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। और ये मैं बात कर रहा हूँ पावर सर्कुलर डेट की। इसके अलावा तो गैस का सर्कुलर डेट भी अब आ गया है, वो भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि गैस की प्राइसेस जो है बढ़ाई नहीं जा रही हैं। अगर बढ़ाई जा रही हैं तो वो उस तरह से पे नहीं हो रही। तो अब 2 सर्कुलर डेट्स हो गए। फिर आपके यहाँ प्लांट्स पुराने थे जो इनएफिशिएंट थे, उनको आपने कम कर दिया था, या उसे कहते हैं मेरिट ऑर्डर की बात करते हैं कि जो प्लांट ज़्यादा एफिशिएंट है और कम जो है फ्यूल खा रहा है उसको आप पहले लेकर आए, उससे बिजली बनाए। सही है जो कि बिजली सस्ती बने और सस्ती मिले, या रिलेटिवली इतनी महंगी जो बिक रही है उसका कम से कम पोर्शन जो है वो आप इनकर कर सकें कॉस्ट की सूरत में। तो ये जो इनएफिशिएंसी की बात हो रही है ये बिल्कुल हुआ है। और इसमें मसला ये है कि जब भी आपकी ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, फर्नेस ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती है, क्योंकि हम फर्नेस ऑयल पे बिजली प्रोड्यूस करते हैं, हम जो है ये ऑयल थर्मल पे बिजली हमने बहुत प्रोड्यूस की है। एलएनजी अब आ गई, एलएनजी के ऊपर ये हुआ कि एलएनजी पहले सस्ती थी अब बहुत महंगी हो गई। आपको पता है एलएनजी की जिस वक्त जो प्राइस है, मैं अगर आपको ऑयल की प्राइस में कन्वर्ट करके बताऊं, ऑयल जो चल रहा है इस वक्त तकरीबन $1 कम $80 का चल रहा है। ऑयल इतना महंगा हो चुका है पूरी दुनिया में। अगर आप एलएनजी की प्राइस देखें तो वो $200 के पास पहुंच गई है, $200 पर बैरल तक पहुंच गई। कन्वर्टेबल की मैं कन्वर्ट करके बात कर रहा हूँ। तो महंगी इतनी हो गई है गैस आज कि वो मुश्किल हो जाएगी कि आप इंडस्ट्रीज को या हाउसेस को दें। इंटरनेशनल मार्केट का कितना असर होता है नेशनली? मैं बताता हूँ। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप पहले $7-8 पे आपने अगर इंडस्ट्री से जो है वो वादा किया हुआ है और आप खरीद रहे हैं $20 की, तो वो डिफरेंशियल कहाँ जाएगा? तो होता ये कि जब इनएफिशिएंसी आती है तो प्लांट्स आपके वो वाले फिर दोबारा ऑयल वाले आ जाते हैं कि जब फर्नेस ऑयल सस्ता है उस पर बना लें, एलएनजी इतनी महंगी हो गई है। तो ये प्रॉब्लम्स चलते हैं। हमें करना क्या चाहिए इनको अवॉइड करने के लिए? हमें करना ये चाहिए कि हमें प्लानिंग अपनी बेहतर करनी चाहिए। प्रोक्योरमेंट ऑफ फ्यूल कि किस टाइम पे गैस मंगवानी है, कितनी मंगवानी है, क्या डिमांड आगे आ रही है, ये हम नहीं कर पा रहे। हमें डिलेज मिले हैं डिसीजन में, जिसकी वजह से देखें इंडिया ने ना लास्ट ईयर जब ऑयल बहुत नीचे चला गया, आपको याद होगा, उस वक्त इंडिया ने फॉरेन से फ्यूचर में बाइंग कर ली थी कि पहले ही उठा लिया था, कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिए थे, तो $500 से $800 मिलियन की सेविंग हो गई थी उसको। हम ये कर नहीं पाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बना हुआ नहीं था, प्लस हमारी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स हैं कि जी पूछगाछ बहुत होना शुरू हो जाती है, तो इनडिसीजन होना शुरू हो जाता है कि आप फैसले ही नहीं लें, आप बैठे रहें। तो बैठना भी तो गलत है, मुल्क के लिए नुकसान होता है। फिर आप कर्जे लेते हैं उससे, उसी की वजह से फिर बढ़ के। तो आपने जो बात की कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का कितना रोल है, बहुत बड़ा रोल है। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त खाने के तेल से लेकर कंज्यूम करने का एनर्जी के तेल की बात करें और फूड की बात करें, ये बहुत प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। कोल जो है ना इतना महंगा हो चुका है कि चाइना कह रहा है कि जी अपनी आप इंडस्ट्रीज बंद करें, लोड शेडिंग। इंटरनेशनल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है इस वक्त और आगे महंगाई में इजाफा होने का खदशा है। आप देखें, और पेट्रोल की प्राइस 127 हमारे यहाँ हो गई है, पूरी दुनिया में बढ़ रही है। लेकिन पॉइंट क्या है इसमें? पॉइंट ये है कि जो लोग, जो कौम अपनी तैयारी करके रखती है
इंटरनेशनल फैक्टर्स तो चलेंगे ना अपनी जगह। जी। दो तरह की कॉम है, दो तरह की कॉम है, दो तरह एग्जैक्टली दो तरह की कॉम है। एक कॉम वो है जो तैयारी करके रखती है, एक कॉम वो है जो तैयारी नहीं है, फिर जो चलता रहेगा सब कुछ। प्रॉब्लम ये होती है कि जो तैयार रहती है ना उसको असर कम पड़ता है उसका, जो इंटरनेशनल फोर्सेस होती हैं। जो तैयार नहीं होती है उसको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम शायद इस तरफ आते हैं ज्यादा, हमने तैयारी इस तरह से नहीं की। कैटेगरी 2 में अभी भी। बिल्कुल सर, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, महंगी इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो इसमें आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा जो एक एसेंशियल पार्ट है वो कौन सा पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है जो कि हमें मज़ीद महंगी बिजली दे रहा है? क्या वो पुअर गवर्नेंस है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, या फिर आपको लगता है कि मैक्सिमम यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है? क्या वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से बिजली महंगी से महंगी होती जा रही है? गवर्नेंस का इशू है, चोरी चकारी बहुत है, और हमारा सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है जो ट्रांसमिट करता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक तो ना बिजली बनती है, बिजली बनने के प्लांट्स हैं, उनके साथ भी हमने जो वादे किए हुए थे या उनके साथ जो हमने जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, एग्रीमेंट्स थे, वो भी ऑफ कोर्स रियलिस्टिक नहीं थे। लेकिन उस वक्त के हिसाब से होते इसी तरह के 2008-9 की अगर हम बात करें, लॉ एंड ऑर्डर आपका इतना ख़राब था कि कोई इन्वेस्टर ही नहीं आता था, तो मजबूरन आपको उनको जो है इस तरह के एग्रीमेंट्स करने पड़े उनके साथ जिसमें गारंटीड रिटर्न्स थे। ये पूरी दुनिया में भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ हुए हैं सिर्फ। प्रॉब्लम ये कि विद टाइम जो है उनकी बेटरमेंट होनी चाहिए थी और मजीद हमें नहीं लगाने चाहिए थे इस तरह की, जब हमारी डिमांड इतनी नहीं थी, या उस वक्त हमें ये पता था कि यार डिमांड होगी भी तो महंगी फ्यूल पे ना लगाएं, सस्ते फ्यूल की तरफ जाएं, ऑल्टरनेट की तरफ जाएं, हवा पे बिजली बनाएं, सूरज से बिजली बनाएं, LNG और दूसरे जो ऑल्टरनेट्स हैं उससे बिजली बनाएं। बहुत सारे हैं इस तरह के ऑल्टरनेट्स जो कि फ्यूल को यूज़ नहीं करते, हवा को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, सूरज की रोशनी को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। हमने वो काम नहीं किया, हमने वो इन्वेस्टमेंट नहीं की। आज मैं इसी सवाल पे आने लगी थी खुर्रम साहब कि आपको लगता है कि कौन सा ऐसा तरीका कार है जिससे हम लोग बेहतर तरीके से आसानी से बिजली बना सकते हैं, और वो हमें तरीका जो है वो अपनाना चाहिए? दो चीज़ें हैं मैंने कहा, और इन्वायरमेंटली भी अच्छा हो। वही दो चीज़ें मैंने कहा। कोल के अलावा, कोल का तो हमने बहुत प्लांट लगा भी लिए हैं और थर्कोल का भी है। कोल जो है दुनिया में रिलेटिवली कम जो है इस्तेमाल करने की और बात अब हम हो उस रही तरफ आ गए। यही प्रॉब्लम है ना। देखिए मैंने ये कहा ना कि एक गवर्नेंस का इशू है, दूसरा हमारे पूरे सिस्टम्स अपग्रेड होने हैं, तीसरा प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट कि हमने एनर्जी किस पे प्रोड्यूस करनी है। आज देखिए हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है कि बिजली हमारे पास बहुत है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे सब चीज़ें जा रही हैं, रादर देन जो है वो फ्यूल पे हों। तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम किस तरह से सस्ती बिजली दें। और पता है आज हम सस्ती बिजली दें क्योंकि बिजली महंगी रखना और बहुत ज़्यादा रखना अपने पास, और उसकी फ्री में जो है आपको जो कारखाने हैं बिजली के, उनको आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, यूज़ हो या ना हो, आप उनको पैसे दे रहे हैं ना, तो बेहतर ये कि सस्ती दे के यूज़ करवा के पैसे दे देना। तो ये स्ट्रैटेजीज अपनी थोड़ी ये किया भी है गवर्नमेंट ने, ये इस गवर्नमेंट ने किया भी है इस तरह की चीज़ें कि जी आवरली बेसिस पे जो है ना वो यूनिट्स की कॉस्ट कम कर दी, पीक आवर्स में कहाँ कॉस्ट कम, ये किया है, लेकिन कंटिन्यूस बेसिस पे करना है। ये मल्टीटास्किंग है। दुनिया जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, और नेपरा का जो है पर्टिकुलर कुछ इस हवाले से भी रोल है, एक प्राइवेट कंपनी के साथ, चाइनीज़ कंपनी के साथ, दे आर इन कॉन्ट्रैक्ट विद देम और ग्रीन एनर्जी के ऊपर सोच रहे हैं। आपको लगता है कि जहाँ इस मुल्क में जहाँ पे एनर्जी क्राइसिस बहुत हाई हैं, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट करना जो कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहा हो, क्या सक्सेसफुल हो सकता है? बिल्कुल, देखिए इसमें दो राय नहीं है कि आप इसी तरफ जाएं। मैं ये तो कह रहा हूँ कि देखें दो चार चीज़ें हैं जो मल्टी आपको टास्किंग करनी है सेम टाइम पे, कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म जो है वो हैंडलिंग ऑफ द इश्यूज, कि हमारे पास सर्कुलर डेट भी बहुत बड़ा है, उसको भी हमने कम करना है। अभी देखें कंसेशन प्लानिंग, लेकिन क्या पॉसिबल हो सकता है जो हमारा सिनेरियो उसको देखते हुए? जी मैं ये कह रहा हूँ कंसेशन प्लानिंग की बात हो रही है। कंसेशंस पे, कंसेशन का मतलब ये कि आप अब प्राइवेट सेक्टर की जो डिस्कोज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जिन्हें कहा जाता है डिस्कोज, इनको अब जो है नई मैनेजमेंट इनवाइट की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि नई मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर से आए, इनको टेक ओवर करे, इनको 25 साल 30 साल या नंबर ऑफ ईयर्स के लिए चलाए, अच्छे टर्न अराउंड क्रिएट करे, जो चीज़ें चाहिए करे, इन्वेस्टमेंट करे, गवर्नमेंट साथ खड़ी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले जो मॉडल्स होते हैं, ये बहुत पहले करने चाहिए थे। लेकिन अच्छी बात है कि डायरेक्शन इस तरफ अब आहिस्ता आहिस्ता जा रही है और ये करना पड़ेगा। इसके साथ साथ फ्यूल जो आपने बात की ना कि फ्यूल ऐसे ग्रीन जो है वो ऑल्टरनेट्स की तरफ जाएं, एनवायरमेंटली फ्रेंडली ऑल्टरनेट्स की तरफ जाएं, जिसकी वजह से हमारी फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम हो जाए और हमारी यही बिजली जो इतनी ज़्यादा हम बना सकते हैं इसको कहीं यूटिलाइज कर सकें। पैसे तो हम वैसे भी दे रहे हैं ना, तो यूटिलाइज करके इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करके पैसे क्यों ना, ये यूटिलाइज क्यों नहीं होती है वैसे, इसकी क्या वजह होती है? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो बीच का हिस्सा सरप्लस है, जब मौजूद होती है तो वो क्या जरूरत क्या है? मैं आपको यही बता रहा हूँ, जो बीच का हिस्सा है, यानी कि एक मतलब बिजली बनती है, फिर वो पहुंचती है और रिटेल तक जाती है। जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो सिस्टम हमारा बहुत बैकवर्ड है, वो खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, उस पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो ये जो कंसेशन की बात कर रहा हूँ मैं, मैनेजमेंट लाने की,
इसका सारा प्लान ये कि आके इन्वेस्ट भी करें सिस्टम के अंदर ताकि सिस्टम अपग्रेड हो। हमारे पास बिजली बनाने का इशू नहीं है, जनरेशन का प्रॉब्लम नहीं है, पहुंचाने का प्रॉब्लम है। उस पहुंचाने का जो व्हीकल है ना, इसको बेहतर करें और साथ में ऑल्टरनेट्स क्रिएट करें। आपके बिजली के मसले आहिस्ता आहिस्ता कुछ सालों में हल होंगे। नहीं किया तो ये सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है जो हमारे मुल्क को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए खुर्रम शहजाद साहब। प्रोग्राम में खुर्रम साहब का व्यू है कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना जो है नेपरा का एक खुशाइन तरीक़ाकार है, लेकिन साथ ही साथ जो सरप्लस एनर्जी है और ये एनर्जी का जो मामला है जिसमें एक लूप होल क्रिएट है, इसको भी रिजॉल्व करने की सख्त ज़रूरत है और यूटिलाइज़ करने की भी इसको ज़रूरत है और बहुत सारे इशूज़ जिसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ख़ासतौर पर गवर्नेंस और पॉलिसी को बेहतर करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।